नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। कैसे हो आप सब साथियों। मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप सब अपनी तैयारी में जुट गए होंगे और अपनी तैयारी को नियमित रूप से कर रहे होंगे। साथियों, ग्रेड सेकंड एसएसटी सामाजिक विज्ञान की तैयारी अपन निःशुल्क करवा रहे थे। एक कक्षा अपन ने पहले डाल दी थी, आज ये अपनी दूसरी क्लास है। तो साथियों, सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती जो 2025 में होने की संभावना है साथियों, तो लोक प्रशासन से अपन ने इसकी शुरुआत की थी। तो शुरुआत करते हैं साथियों बिना वक्त खराब किए। लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की अर्थ परिभाषा के बारे में पिछली वाली क्लास में अपन ने देख लिया था साथियों। तो जिन साथियों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास देख सकते हो। प्रकृति की बात करें साथियों, तो इसमें जो विषय की प्रमुख विशेषताएं होती है, उनके जो लक्षण होते हैं, उनकी जो अवधारणाएं होती है, उनकी व्याख्या इसमें की जाती है। तो साथियों, प्रकृति की दृष्टि से लोक प्रशासन के जो क्षेत्र हैं वो 3 हैं: एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, विज्ञान एवं कला दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये जो चित्र है ये लूथर गुलिक की चित्र है साथियों, जिन्होंने पोस्ट कोर अवधारणा दी थी। साथियों, अपन देखते हैं सबसे पहले एकीकृत दृष्टिकोण। क्या होता है एकीकृत दृष्टिकोण? इस दृष्टिकोण के अनुसार छोटे छोटे अधिकारियों से लेकर सभी उच्च स्तरीय अधिकारी प्रशासन का अंग माने जाते हैं। तो साथियों, एकीकृत दृष्टिकोण यह कहता है कि प्रशासन में चाहे एक चपरासी हो, चाहे एक आईएएस हो, छोटे से छोटे जो अधिकारी है उनसे लगाकर जो उच्च स्तरीय अधिकारी है वो सभी क्या है साथियों, प्रशासन के अंग हैं, जो सभी मिलकर क्या करते हैं, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक क्रिया करते हैं। तो साथियों, ये था एकीकृत दृष्टिकोण, आप समझ गए होंगे। इसके प्रमुख समर्थकों की बात करें तो साथियों, इनमें जो प्रमुख समर्थक है वो है टिप्नर, मार्क्स, एल डी वाइट और निग्रो। साथियों, इनको याद करने के लिए आप अपने मन से यहाँ पे ट्रिक बना सकते हो, और इनमें से कई बार प्रश्न यहाँ से बनता है कि इनमें से कौन सा विचार है एकीकृत दृष्टिकोण से संबंधित है या कौन सा विचार है एकीकृत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। इसके बाद साथियों, अगला जो दृष्टिकोण है वो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। क्या होता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण? इस दृष्टिकोण के अनुसार उच्च स्तरीय अधिकारी ही प्रशासन के अंग माने जाते हैं। यानी एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार तो छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर उच्च स्तरीय अधिकारी सब प्रशासन के अंग माने जाते थे, जबकि जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है इसके अनुसार केवल उच्च स्तरीय अधिकारी ही प्रशासन के अंग माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इसमें केवल प्रबंधन से संबंधित कार्य ही किए जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थकों की बात करें तो इनमें हेनरी फ्योल, साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन व लूथर गुलिक साथियों ये प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो विज्ञान व कला का जो दृष्टिकोण था उसमें 2 मत निकल के सामने आते हैं साथियों। एक जो मत है समर्थकों का वो विज्ञान मानने के पक्ष में, एक जो मत है वो विज्ञान नहीं मानने के पक्ष में है। तो साथियों, देखते हैं पूर्ण विज्ञान के रूप में। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन को विज्ञान माना जाता है। प्रमुख समर्थकों की बात करें तो विलोबी, लूथर गिल्लिक, लिंडल, उर्बिक, वुड्रो विल्सन, चार्ल्स बेयर और मर्सन इसके अंदर प्रमुख रूप से आते हैं। ये साथियों इसके समर्थक हैं जिसको पूर्ण विज्ञान मानते हैं। और लोक प्रशासन को जो विज्ञान मानने वाले प्रशासनिक जो चिंतक है, जो प्रशासनिक चिंतक है, उनमें साथियों टेलर, चार्ल्स वर्क, चार्ल्स बेयर और हेनरी फ्योल प्रमुख है। साथियों, यहाँ पर ये समर्थक है, इस बात को मानते हैं, और जो चिंतक है उनमें ये वाले हैं। तो साथियों, विज्ञान मानने से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं उनको अपन देखेंगे। सबसे पहले आती है साथियों विलोबी महोदय की परिभाषा। तो क्या कहते हैं विलोबी महोदय?
प्रशासन में विज्ञान की तरह कुछ मूलभूत सिद्धांत है। क्या कहते हैं? प्रशासन में विज्ञान की तरह कुछ मूलभूत सिद्धांत है। साथियों, मैंने आपके याद करने की दृष्टि से कुछ परिभाषाओं को शॉर्ट किया है। हमें उनको याद रखना है पेपर में, किस प्रकार से हम उसको पहचान पाए कि ये परिभाषा इसकी है। उस हिसाब से कुछ परिभाषाओं को साथियों मैंने शॉर्ट किया है। जैसे विलोबी ने कहा है कि प्रशासन में भी विज्ञान की तरह कुछ मूलभूत सिद्धांत है। अगला है जेनाल्ड ई गिलमोर। क्या कहते हैं ये? लोक प्रशासन को अंततोगत्वा विज्ञान कहा जा सकता है। ऐसा किसका मानना है? जेनाल्ड ई गिलमोर का। अगला है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान बनाने हेतु इसे एक निर्णय प्रक्रिया सिद्धांत इसको कहा। यानी लोक प्रशासन को हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा? निर्णय प्रक्रिया सिद्धांत कहा। उसके आगे हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा दी है। तो साथियों, ये कुछ विचारक थे जिनकी परिभाषाएं थी। उसके बाद में आता है चार्ल्स ए बेड। तो साथियों, चार्ल्स ए बेड क्या कहते हैं? चार्ल्स ए बेड कहते हैं कि लोक प्रशासन में नियमों, सिद्ध सूत्रों का विकास हो जाने के कारण, लोक प्रशासन में नियमों व सिद्ध सूत्रों का विकास हो जाने के कारण अनुभव के आधार पर उन्हें निश्चित व्यवहार में लागू करके भविष्यवाणी की जा सकती है। ऐसा किसका मानना है? चार्ल्स ए बेड का। और 1939 में उनकी जो पुस्तक थी लोक प्रशासन का दर्शन, विज्ञान एवं कला, ये जो पुस्तक है लोक प्रशासन का दर्शन, विज्ञान एवं कला में लोक प्रशासन को उन्होंने विज्ञान के स्वरूप माना है। तो साथियों, ये पुस्तक है यहाँ पे महत्वपूर्ण, इसको पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन का दर्शन, विज्ञान एवं कला, ये पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स ए बेड की। और इसी पुस्तक में उन्होंने माना है कि लोक प्रशासन विज्ञान के स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं साथियों, विज्ञान नहीं मानने वाले विचारक। तो साथियों, विज्ञान नहीं मानने वाले विचारकों में अपन देखें तो फाइनर, मॉरिस कोहन, वाल्डो और वालास इसके अंदर प्रमुख है। ये इसको लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते। साथ ही कुछ ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन को साथियों आंशिक विज्ञान मानते हैं और ये भी कहते हैं कि भविष्य में जाके ये विज्ञान बन सकता है। इस बात पर अपनी सहमति प्रकट करते हैं। तो कौन कौन से हैं साथियों? वो हैं रिग्स, टेलर, फिफ्नर और उर्विक। ये जो चारों विद्वान हैं ये भविष्य में विज्ञान बनने पर अपनी सहमति प्रकट करते हैं। अगला है साथियों लोक प्रशासन कला के रूप में। तो साथियों, लोक प्रशासन कला के रूप में ये मानता है कि लोक प्रशासन का जो अध्ययन है ये कला विषय के रूप में है। प्रमुख समर्थकों की बात करें तो साथियों इसके अंदर ग्लेडन व आर्डवे टेड का नाम प्रमुख रूप से आता है। और यहाँ पे कुछ परिभाषाएं भी है, जैसे यहाँ पर जो MP शर्मा हैं इन्होंने लोक प्रशासन को कलाओं में श्रेष्ठ कला कहा। तो प्रश्न बन सकता है कि किसने लोक प्रशासन को कलाओं में श्रेष्ठ कला कहा? तो वो है MP शर्मा। अगले हैं आर्डवे टेड। इन्होंने लोक प्रशासन को क्या कहा साथियों? ललित कला। MP शर्मा ने तो कलाओं में श्रेष्ठ कला कहा और यहाँ पर जो आर्डवे टेड है इन्होंने इसे क्या कहा साथियों? ललित कला कहा। जैसे जो यहाँ पे उदाहरण दिए जाते हैं कि प्रशासन में जैसे अकबर के समय, समुद्रगुप्त के समय, अशोक के समय, नेपोलियन के समय इसे एक कला के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ये हैं साथियों लोक प्रशासन के कुछ कला के रूप में। और यहाँ पे विज्ञान मानने का जो नियम है और पूर्ण विज्ञान के रूप में, प्रबंध के दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण। तो साथियों कुछ दृष्टिकोण थे जो अपन ने देखे। साथ ही यहाँ पर लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो यहाँ पर हैं। पहली है MP शर्मा। तो साथियों MP शर्मा के ऊपर भी परिभाषा ये है कि कलाओं में श्रेष्ठ कला। लेकिन यहाँ पर परिभाषा है कि लोक प्रशासन कुछ कम नहीं, लोक प्रशासन
कुछ कम नहीं अपितु अधिक ही ललित कला है। लोक प्रशासन कुछ कम नहीं है अपितु अधिक ही ललित कला है। टीड यहाँ पे क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन एक उच्च कोटि की ललित कला है। उर्विक कहते हैं प्रशासन कला है उसे विज्ञान बनाना है। उर्विक मोदी क्या कहते हैं कि प्रशासन एक कला है उसे विज्ञान बनाना है। साथ ही उर्विक की एक परिभाषा और है कि प्रशासन की कला को खरीदा नहीं जा सकता। प्रशासन की जो कला है उसे खरीदा नहीं जा सकता। ये परिभाषा किसकी है? उर्विक मोदी की। और प्रशासन कला है उसे विज्ञान बनाना है, ये परिभाषा भी किसकी है साथियों? उर्विक की। देखिए साथियों, परिभाषाओं को, पुस्तकों को हमें, चाहे वो लोक प्रशासन की हो, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो अर्थशास्त्र की हो, चाहे दर्शन शास्त्र की हो, साथियों सभी पुस्तकों के नाम हमें याद करने ही करने हैं, सभी परिभाषाओं को हमें याद करना ही करना है, तभी जाकर साथियों अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है टेलर। जो टेलर क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रूढ़ियों को बाहर निकालते हुए प्रशासन विज्ञान बन सकता है। ऐसा कौन कहते हैं? टेलर। अगला है साथियों रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल क्या कहते हैं कि भविष्य में विज्ञान होने का दावा कर सकता है, भविष्य में विज्ञान होने का दावा कर सकता है तुलनात्मक अध्ययन से। कौन से अध्ययन से साथियों? तुलनात्मक अध्ययन से भविष्य में विज्ञान होने का दावा कर सकता है, ऐसा मानना है साथियों रॉबर्ट डहल का। आगे है साथियों हर्बर्ट साइमन की परिभाषा। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार का यथार्थ अध्ययन नहीं कर सकते तो प्रशासन विज्ञान नहीं है। यानी प्रशासनिक व्यवहार का यथार्थ अध्ययन नहीं कर सकते तो प्रशासन विज्ञान नहीं है, ऐसा किसका मानना है? हर्बर्ट साइमन का। अगली जो साथियों एक मोस्ट परिभाषा है, कई बार पूछी जा चुकी है, सुकरात की परिभाषा है कि जूता बनाने के लिए मोची, जूता बनाने के लिए मोची, फर्नीचर बनाने के लिए बढ़ई दक्ष होता है। जैसे जूता बनाने के लिए मोची और फर्नीचर बनाने के लिए बढ़ई दक्ष होता है, उसी प्रकार राज्य रूपी नौका का संचालन करने वाले भी विशेष दक्ष प्रशासक होते हैं। साथियों बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसे याद रखना है। अगली जो परिभाषा है एल.डी. वाइट की, तो साथियों जहाँ पर ये शब्द आ जाए निर्देशन, नियंत्रण व समन्वय की कला, वो जो परिभाषा है ये किसकी है? एल.डी. वाइट की। अगला जो है वो है चार्ल्स बर्ग। ये क्या कहते हैं मोदी? ये कहते हैं कि लोक प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र के संबंध में अपन देखेंगे। तो साथियों लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र के बारे में अपन देखें तो लोक प्रशासन गतिविधि के रूप में उतना ही पुराना है, लोक प्रशासन गतिविधि के रूप में उतना ही पुराना है जितना समाज तथा राज्य। तो साथियों लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र को अपन दो प्रकार से देख सकते हैं, एक तो गतिविधि के रूप में और एक शैक्षिक विषय के रूप में। तो गतिविधि के रूप में अगर अपन देखें तो लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना समाज तथा राज्य है। शैक्षिक विषय में के रूप में साथियों लोक प्रशासन की बात करें तो अभी हाल ही में शैक्षिक विषय के रूप में पैदा हुआ है विषय है। इसका प्रारंभ साथियों 1887 में जो वुड्रो विल्सन थे उनका जो लेख था प्रशासन का अध्ययन से माना जाता है। इसलिए साथियों वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है साथियों। 1887 में वुड्रो विल्सन ने एक लेख लिखा था प्रशासन का अध्ययन, जो एक पत्रिका में छपा था, और उसी के बाद से साथियों एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से लोक प्रशासन का अध्ययन चल रहा है। इसलिए साथियों वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। लोक प्रशासन के प्रमुख जो दृष्टिकोण है उनकी बात करें साथियों तो पहला है संकुचित दृष्टिकोण। तो साथियों संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका से है। लोक प्रशासन का संबंध केवल किससे है? कार्यपालिका से। तो साथियों सरकार के 3 अंग होते हैं,
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इसके अंदर सिर्फ कार्यपालिका का ही अध्ययन हो रहा है, तो ये एक प्रकार से संकुचित दृष्टिकोण है। और लूथर गुलिक द्वारा जो पोस्ट कोर्ब अवधारणा दी गई थी उसको भी साथियों संकुचित दृष्टिकोण में ही माना जाता है। समर्थक की बात करें साथियों, तो इसके मुख्य जो समर्थक है संकुचित दृष्टिकोण के ये हैं साइमन और गुलिक। साथियों आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हो, गुस्सा, गो यानी गुलिक, सा यानी साइमन। तो ये था साथियों संकुचित दृष्टिकोण। दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। तो साथियों इसके अंदर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों से इस संबंध साथियों इसमें अध्ययन करेंगे। और जो इसका व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य होगा वो होगा लोक नीति को क्रियान्वित करना, यानी जितने भी जो सार्वजनिक जनता के लिए नियम बने हुए हैं उनको सभी के लिए लागू करना और व्यवहार में उनका उपयोग सुनिश्चित करवाना, यानी लोक नीति को क्रियान्वित करना व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य है। साथियों यहाँ पे जो मार्क्स महोदय हैं उनकी एक परिभाषा है कि व्यापक क्षेत्र में लोक प्रशासन में सार्वजनिक नीति से संबंधित सभी क्रियाएं आती है। यानी सार्वजनिक नीति से संबंधित सभी क्रियाएं किसमें आती है? लोक प्रशासन में। ऐसा किसका मानना है साथियों? वह है मार्क्स का। समर्थकों की बात करें साथियों तो इसके अंदर जो समर्थक है निग्रो, वाइट, मार्क्स और विलोवी। साथियों इसको याद कर सकते हैं, 8 9 मार्क्स लोवी। ठीक से याद कर सकते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण के कौन है? संकुचित के ट्रिक थी गुस्सा और व्यापक दृष्टिकोण की ट्रिक है 8 9 मार्क्स लोवी। 8 यानी साथियों वाइट, 9 यानी यहाँ पर निग्रो और मार्क्स यानी साथियों मार्क्स और लोवी यानी विलोवी। साथियों ट्रिक आप अपने दृष्टिकोण से भी बना सकते हो। तो साथियों अगला है इसके अंदर पोस्ट कोर्ब। पोस्ट कोर्ब जो शब्द है साथियों लूथर गुलिक द्वारा दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो प्रशासन है 7 तत्वों से मिलकर बनता है। प्रशासन कितने तत्वों से मिलकर बनता है? 7 तत्वों से। ऐसा किसका मानना है? लूथर गुलिक का। अपने किस दृष्टिकोण में? पोस्ट कोर्ब अवधारणा के अंतर्गत। इस दृष्टिकोण को सर्वप्रथम 1935 में लूथर गुलिक द्वारा प्रस्तुत किया गया, जबकि 1937 में साथियों नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इसे मान्यता प्राप्त हुई। साथ ही जो पोस्ट कोर्ब अवधारणा है साथियों लूथर गुलिक की, इसको प्रबंध की अवधारणा, इंजीनियर या अभियांत्रिकी, तकनीकी या सीमित दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसके साथियों जो 7 इसके अंदर लेटर है उनके सबके अलग अलग अर्थ। पहला है साथियों पी यानी प्लानिंग, यानी कोई भी जो काम होता है तो उसकी सबसे पहले योजना बनाई जाती है। फिर होता है ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक संगठन बनाना पड़ेगा उसे पूरा करने के लिए। फिर होता है एस का मतलब स्टाफिंग, यानी उनको करने के लिए कार्मिक चाहिए। फिर उसके बाद है डी यानी डायरेक्टिंग यानी डायरेक्शन, यानी उनको निर्देश देने वाले होने चाहिए। उसके बाद होता है CO यानी कोऑर्डिनेशन, उन सभी लोगों में समन्वय का होना जरूरी है। और उसके बाद में साथियों रिपोर्टिंग का मतलब जो भी कार्य हो रहा है उसका प्रतिवेदन देना। और सबसे अंत में है साथियों B यानी बजट बनाना। साथियों इनमें से किसी एक लेटर का हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कई बार मिलान में भी आ जाता है। इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए कि पूरे के पूरे आपको याद रहने चाहिए। 1971 में जो इसमें ई लेटर और जोड़ा गया, इसका मतलब था एवल्यूशन यानी मूल्यांकन, लूथर गुलिक द्वारा जोड़ा गया था। तब इसकी संरचना हो गई पोस्ट कोर्ब, यहाँ पे ई भी इसमें अटैच हो गया। अगला जो चौथा है साथियों विषय वस्तु दृष्टिकोण। तो पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण की जो कमियां थी उनकी जो आलोचना हुई, उसके बाद साथियों विषय वस्तु दृष्टिकोण का उदय होता है, जो कहता है कि जो पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण है हर संगठन में कारगर नहीं हो सकता, क्योंकि यह विषय निर्देशित नहीं है। इसमें सेवाओं, सूत्र तथा उनके कार्यक्रमों को भी महत्व दिया गया। यानी जो विषय वस्तु दृष्टिकोण है उसके अंदर इसमें सेवाओं, सूत्र व उनके कार्यक्रमों को भी महत्व दिया गया, जो वो पोस्ट कोर्ब में नहीं दिया गया था। साथियों लेविस मेरियम की बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण यहाँ पे परिभाषा आती है, जो पहले SST में पूछी भी जा सकी है पेपर में। क्या कहता है
कि लोक प्रशासन कैंची के समान दो धारी औजार है। लोक प्रशासन कैंची के समान दो धारी औजार है जिसका एक फलक पोस्ट कोर और दूसरा फलक विषय वस्तु है, और इस औजार को प्रभावी बनाए रखने के लिए दोनों फलकों की धारों को अच्छा होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है साथियों? लेविस मेरियम। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। यह राज्य और प्रशासन में अंतर नहीं करता क्योंकि दोनों का एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है साथियों? जनहित। यह क्या करता है? लोक प्रशासन में दर्शन शास्त्रीय मूल्यांकन अथवा नैतिक भाग को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। तो साथियों ये था लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। उसके बाद में साथियों पोकोक दृष्टिकोण। तो साथियों जो पोकोक दृष्टिकोण है POCCOC, तो ये जो दृष्टिकोण है साथियों ये दिया गया था हेनरी फ्योल के द्वारा। यहाँ पे P का मतलब है प्लानिंग यानी नियोजन करना, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन करना, C का मतलब है यहाँ पे कमांडिंग यानी आदेश देना, CO का मतलब है साथियों कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना, और C का मतलब है यहाँ पे कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण करना। तो साथियों इनका क्रम अनुसार भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको सेम ऐसे कैसे याद रहने चाहिए। एक भी अगर अपन भूल जाते हैं कौन से स्थान पर किसका अर्थ क्या है, तो अपना प्रश्न गलत हो सकता है। तो साथियों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है। आगे हैं साथियों विलोबी जो मौद्य हैं उन्होंने बताया है कि लोक प्रशासन में कौन कौन से विषय शामिल है। तो साथियों इसके जो विषय हैं सामान्य या गैर प्रबंधात्मक प्रशासन, विलोबी के अनुसार प्रश्न अलग से बन जाए तो साथियों इनको याद रखना है। संगठन, सेवी वर्ग प्रबंध, सामग्री प्रदाय और वित्त प्रबंध। साथ ही साथियों लोक प्रशासन में जो अन्य शामिल विषय हैं वो हैं कार्यपालिका का स्वरूप, प्रक्रिया व दायित्व, विशेष सामग्री एवं तकनीक, सहायक सेवाएं, मानव संबंध, विभिन्न प्रशासनिक सिद्धांत और प्रशासनिक लक्ष्य। साथ ही यहाँ पे साथियों पर्यावरण, प्रशासकीय पर्यावरण मानक भी है जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लोक प्रशासन का अध्ययन करता है। तो साथियों ये था आज का अपना वीडियो नोट। वीडियो कैसा लगा साथियों? वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी साथियों को साथियों सूचना दें। इसी प्रकार से साथियों अपन SST की संपूर्ण तैयारी करेंगे। आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है साथियों। कोई भी अगर आपको इसके अंदर गलती लगती है तो साथियों आप कमेंट करें, मिलके साथियों उसको अपन सुधारेंगे। किसी से भी साथियों गलती हो सकती है, और साथियों मैं अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपका ये पेपर ज़रूर क्लियर हो। साथियों बहुत ही मेहनत करके मैं आपके लिए ऑथेंटिक सोर्स से साथियों ये नोट्स बना के आपको बता रहा हूँ साथियों। आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साथियों। विस्तृत रूप से आप किसी भी गाइड किताब में मिला लीजिए साथियों, उनसे आपको ज़्यादा ही मिलेगा, इनमें कम नहीं मिलेगा। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को सूचित करें कि SST की तैयारी निःशुल्क करवाई जा रही है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।